जय बद्री विशाल। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तिवारी, मेरा आपसे सवाल राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि अधिवेशन चला, मंथन हुआ, आपको क्या लगता है? जैसे उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी जो है वो सर्वमान्य है, नेता है, राहुल गांधी को भी उन्होंने बताया, लेकिन जब विपक्ष की एकता की बात आती है, एकजुटता की बात आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की बात आती है, आप मानते हैं राहुल गांधी फ्रंट पर होंगे, तेजस्वी सपोर्ट करेंगे पीछे से, या आप तेजस्वी फ्रंट पर होंगे और राहुल सपोर्ट करेंगे? देखिए अर्पिता जी, जो भी होंगे पीएम पद के उम्मीदवार कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये तो सारे विपक्षी पार्टियां बैठ करके तय कर लेंगे। 2004 का हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं। उस समय भी साइनिंग इंडिया था अटल जी का। किसी ने सोचा नहीं था, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे यूपीए, और प्रचंड बहुमत आया। सरकार 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चली। ये लोकतंत्र है अर्पिता जी। लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार ये जनता चकनाचूर कर देती है, जिसे अर्श पर पहुंचाती है, फर्श पर पहुंचाती है। हमको सिखा रिया है। विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अगुवाई करती है, राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां ड्राइविंग सीट पर रहती हैं। तो हर जगह, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देखेंगे इसी 4 स्टेट में अगर बीजेपी रुक गई तो फिर बीजेपी 100 के नीचे आ जाएगी। विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे। आपने कह दिया ना कि क्षेत्र की कमान तेजस्वी संभालेंगे, राहुल जो है वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, आपको स्वीकार होंगे, आपकी पार्टी को स्वीकार होंगे। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन जब सभी विपक्षी पार्टियों की बात आएगी तो सब लोग बैठेंगे तो तय होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास सबसे ज्यादा अनुभव है, वो किसी से बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उनमें जो काबिलियत है, जो योग्यता है, तो प्रधानमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर के किचकिच नहीं है। सत्ता की लालच नहीं है, जनता की चिंता है। अरे कहना क्या चाहते हो? देश को और लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई है। जनता की चिंता है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि देश की जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, हम तो कह रहे बोल रहा हिंदुस्तान 24 में नहीं खिलेगा, कमल निशान नहीं। नीतीश कुमार को आज जनता के लिए नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। कैसे राजनेता अपने हिसाब से चीजों को बदलते हैं, ये सबने देखा है। इसमें जनता के विकास और जनता की बातें जब राजनेता करता है तो ऐसे हंसी आ जाती है। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। अजय आलोक, क्योंकि चर्चा अब यही है आगे कौन है। अधिवेशन की समाप्ति हुई, आखिरी दिन था, प्रियंका गांधी ने कहा कि सबको इकट्ठा आना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? राहुल गांधी को सब स्वीकार कर पाएंगे एक नेता के तौर पर? सब साथ आ सकते हैं? कुछ बड़ा एक मोर्चा बन सकता है? कई बार बातें चलती है, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको? देखिए पिताजी, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं कि ये चुनाव पूर्व गठबंधन या चुनाव पूर्व सर्वमान्य नेता कोई नहीं बनने वाला है। ये संभव ही नहीं है। स्मॉल स्केल अलायंसेस होंगे स्टेट में, उसमें भी अभी दिक्कत हो रही है। अब बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार अगर ये अलायंस रह जाता है तो कांग्रेस को कितनी सीट देगा? 2009 में यही अलायंस टूट गया था क्योंकि लालू यादव सिर्फ 4 सीट दे रहे थे, कांग्रेस नहीं मानी। बात है कि कांग्रेस अपनी कितनी जमीन देने को तैयार है विपक्ष को। ऑलरेडी कांग्रेस बिहार, यूपी, बंगाल, इन सब स्टेट्स में फिनिश हो चुकी है। अब इसमें और फिनिश होकर अपना अस्तित्व खत्म करेगी कि अस्तित्व को मजबूत करेगी? एक चीज ये लोग सब जान गए हैं कि 24 के चुनाव का रिजल्ट तय है। ये लोग जानते हैं कि ये लोग लड़ने के पोजीशन में नहीं है। डिफीट एक्सेप्ट करके ही ये विपक्षी एकता की बात हो रही है कि अकेले हम हरा नहीं सकते हैं, मिलके कुछ मुकाबला करते हैं, जीत सकते हैं सब। सही बात है। तो नेता कौन बनेगा ये तो चुनाव बाद ही तय होगा। और परिणाम ऐसे रहेंगे कि कांग्रेस अगर अपने दम पे 125 सीट लाती है तो बाकी लोग कांग्रेस के पीछे रैली करेंगे, जैसे 2004 में हुआ था। आप 2004 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सीटों में से 6 सीट का अंतर था, 144 और 138। लेकिन लेफ्ट का ब्लॉक 80 का था, उसके कारण ये यूपीए गवर्नमेंट बन गई। कोई अभूतपूर्व मेजोरिटी नहीं आई थी। 2009 में कांग्रेस को 206 सीट आई खाली। वो इसलिए आई क्योंकि न्यूक्लियर डील इन्होंने किया। एक युवा तबका पहली बार आकर्षित हुआ था, अर्बन वोट बैंक आकर्षित हुआ था, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गया। प्री स्कैम अवतार में थे मनमोहन सिंह जी, आकर्षण हुआ, 2009 में परिणाम मिले। आज सबसे बड़ी बात है कि जब देश के सामने आप जाते हैं तो अभी जैसे सुरेंद्र जी बोल रहे थे कि ये संसदीय प्रणाली है, व्यक्तिवाद नहीं होगा। अरे व्यक्तिवाद तो पार्टी में भरी हुई भाई आपके। आप प्रधानमंत्री के नाम पे बोलते हैं व्यक्तिवाद नहीं होगा, चलिए ठीक है। लेकिन रायपुर में क्या हुआ? 600 किलो गुलाब का फूल बना दिया गया। ये व्यक्तिवाद नहीं था तो क्या था? राहुल गांधी सांसद होकर प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, ये व्यक्तिवाद नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री मोदी में अगर आज व्यक्तिवाद दिखता है, इसलिए दिखता है तो वो पूरे देश में
चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार को नरेंद्र मोदी समझ के ही वोट देता है। और प्रधानमंत्री अक्सर चुनाव के 2 दिन पहले ये अपील भी करते हैं कि आपका एक एक वोट मुझे मिल रहा है। तो ये अलग अलग तरीका है चुनाव लड़ने की। देश के सामने अचीवमेंट्स क्या क्या है, आज हम 5वीं इकोनॉमी कैसे बन गए। ठीक है, देश कुछ कर ही नहीं रहा है, देश बर्बाद हो गया, डूब गया। एक तरफ कहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारे सारे संबंध खत्म हो गए, कोई हमें भाव नहीं दे रहा है, हम अब कमजोर हो गए हैं, हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो गई है। भाई अगर हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो गई, हम पड़ोसियों से कमजोर हो गए, तो श्रीलंका, बांग्लादेश या अडानी को कॉन्ट्रैक्ट फिर कैसे देते हैं, उसका भी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री की पैरवी पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। दोनों दो बात तो नहीं हो सकती है ना, या तो हम कमजोरी हो गए हैं या इतने मजबूत हो गए हैं कि पीएम कहेंगे तो दूसरा देश भी कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो कॉन्ट्रडिक्शंस इनकी बातों में है। अब आप देखिए डिप्लोमेसी आज की तारीख में विदेश नीति मैं कहूंगा अभी तक की बेस्ट नीति। हम एक साथ यूएस को और रशिया को साध रहे हैं। कल भी वोटिंग हुई, भारत और चीन ने वोट नहीं दिया रशिया के खिलाफ, जबकि हमारे अमेरिका से हमारे इतने अच्छे संबंध हैं। तेल हम कम दाम में ला रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। आज पूरी वैश्विक महामारी है, किसी भी डेवलप कंट्री में आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन 15% है, हम सिंगल डिजिट में है। ये सब क्या दिखाता है कि हमें लड़ने की क्षमता है, देश विकसित हो रहा है। तो ये सब बातें जब आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे बोलने, और ये सब बातें जब आप बोलेंगे तो देश का एक वर्ग सुनेगा। और दूसरी बात, दूसरी तरफ हो रही है, कल जैसे बिहार में रैली हुई, एक तरफा एजेंडा मुसलमान जोड़ो, मंच से सारे नेता ओवैसी का नाम ले रहे हैं कि ओवैसी आके मुसलमानों का वोट काटेगा, मुसलमानों को इकट्ठा रखना है। लालू जी संदेश दे रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज की रक्षा करनी है, माइनॉरिटीज के साथ रहना है। तो आपका नैरेटिव क्या है? चुनाव आप जाते हैं नैरेटिव से लड़ने, यहाँ बात हो रही है सबका साथ सबका प्रयास। राहुल गांधी फिर से यात्रा करेंगे, अच्छा निकले। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्योंकि अडानी और मोदी एक कहते हैं, वो कई बार वो जब टीवी डिबेट्स में होते हैं, कई बार बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे उठाते हैं। फिर जब लाल चौक का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, लाल चौक पहुंचकर तिरंगे की बात करने लगते हैं, जिसको बीजेपी अपने पॉइंट्स के तौर पर गिनाती है। तो क्या ऐसे पॉइंट्स कांग्रेस पार्टी सामने रख देती है जो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े माइनस हो जाते हैं? क्या चीजें प्लस हो सकती हैं, क्या वो नहीं कांग्रेस मंथन कर पा रही है? देखिए, इनको गोल पोस्ट फिक्स करने की बात है। आप अपना गोल पोस्ट छोड़ के खड़े हो जाइएगा तो गोल लगेंगे ही ना आप पे। आप लाल चौक की बात करें कि कश्मीर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट जिला, जहां पे सबसे ज्यादा इन्फेस्टेड है टेररिज्म, वहां मैंने देखा कश्मीरी हाथ में तिरंगा उठा रहे हैं। आज से 5 साल पहले तो नहीं दिखता था, खुद ही सब कोई जानते हैं, सब कहते थे। तो ये तिरंगा कैसे दिखा? यात्रा जा रही है इसलिए लोगों ने तिरंगा उठा लिया क्या? नहीं, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी की फीलिंग आई। पिछले 9 वर्षों में क्या देश में कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? कोई अक्षरधाम हुआ? किसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, इंटरनल सिक्योरिटी सुधरी है, फोर्सेज में कोहेशन आया है, एक डिसाइसिव हर जगह मैंडेट है। तो उसके कारण ये लोगों को दिखता है कि फेयर आपका जा रहा है। लाल चौक पे आज कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ है, 1 मिलियन से ऊपर टूरिस्ट चले गए इस साल में। तो ये सब दिखा रहा है कि सिचुएशन इंप्रूव कर रही है अगर पॉलिटिकल विल क्लैरिटी से हो। सिर्फ मोदी का अंध विरोध और मोदी को गाली देना है, मोदी को गाली देना है। तो दोस्तों, देखा आपने, एंकर द्वारा यह सवाल पूछे जाने पर कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा, विपक्ष के प्रवक्ता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और इसके बाद अजय आलोक जी ने जो सच्चाई बताई, इनके पसीने छूट गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।